नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका वन नोट क्लासेस में। इस क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसका जो फुल लेंथ पेपर है एक्सेप्ट मैथ और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक का फर्स्ट पेपर के वो सब आप इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एक मिनट। कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न पत्र प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है और इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। हाँ, आप सही है उत्तम। हाँ, आप सही है उत्तम। इन इनमें निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जाएगा? बताओ किस चीज का उदाहरण माना जाएगा? ये उदाहरण माना जाएगा पॉजिटिव फीडबैक का। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक एक प्रकार की क्या होती है? प्रक्रिया होती है, एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जो किसी कार्य के प्रकृति को बताती है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? क्या होता है? किसी कार्य की प्रकृति को ये चीज बताती है। वह प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक के आधार पर, ठीक है, फीडबैक के आधार पर दिए गए उत्तर के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक है, और होता क्या है इसमें? ये व्यवहार सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं। इस व्यवहार सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं। ठीक है, और यदि एक शिक्षक अपनी वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, अगर कोई शिक्षक क्या करता है कि चाहे अनुसार क्या करता है, अगर परिणाम अगर लाना चाह रहा है तो सुनिश्चित करने के लिए वो क्वेश्चन आंसर प्रक्रिया अपनाता है। ठीक है, क्या करता है? क्वेश्चन आंसर की प्रक्रिया अपनाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि विद्यार्थी द्वारा किए गए कुछ ऐसे उत्तर के लिए हाँ आप सही है उत्तम की टिप्पणी करता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के लिए क्या करता है कि आंसर देने से पहले ये क्या होता है? एक सकारात्मक फीडबैक होता है। ठीक है, विद्यार्थी से क्या होता है? प्रोत्साहन होता है। ठीक है, इससे विद्यार्थी को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, निम्न शिक्षण अधिगम उद्देश्य के संज्ञानात्मक क्षेत्र में शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव के कॉग्निटिव क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है कॉग्निटिव कॉग्निटिव थियरी है किसकी? ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसमें ये किस पे आधारित है? ये ज्ञान और कौशल पर आधारित होती है। ठीक है, ज्ञान एंड कौशल पर। ठीक है, नॉलेज एंड स्किल पर आधारित होती है। इसको कॉग्निटिव जो थियरी उसके पार्ट को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। ठीक है, क्यों? कौन कौन से भागों में? ज्ञान पहला, दूसरा बोध, थर्ड है उपयोग,
उपयोग, ठीक है। और फोर्थ है विश्लेषण, ठीक है। फोर्थ क्या है? फोर्थ विश्लेषण। फिफ्थ है संश्लेषण, ठीक है। फिफ्थ संश्लेषण। और सिक्स है मूल्यांकन, ठीक है। तो इनमें क्या कौन सा आंसर होगा इसमें? इसमें होगा ज्ञान और अवबोध, ठीक है। अवधारणा और तत्वों का बिल्कुल। अब विश्लेषण होता है, अनुप्रयोग होता है और मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो बी, बी डी संश्लेषण, ठीक है। और अनुप्रयोग होता है, ठीक है। मूल्यांकन, ठीक है। तो ई अनुप्रयोग नहीं होता, ठीक है, उपयोग होता है वो। तो बी डी ई सी डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अकल्पित अभिकल्पित होते हैं, ठीक है। तो कथन इसका फर्स्ट क्या है? सॉरी, इष्टतम निष्पादन परीक्षण। कथन फर्स्ट है ये, ठीक है। कथन वन है इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थी के ज्ञान उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं, ठीक है। और दूसरा कथन है विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं। बिल्कुल, जो विशिष्ट उत्तर परीक्षण होता है, विशिष्ट जो टिपिकल जो रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर स्पेसिफिक बिहेव, मतलब जो टिपिकल जो विशिष्ट उत्तर जो जांचने की जो क्रिया विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो क्या होता है? एक तरीका होता है स्पेसिफिक बिहेव को और चरित्र को मापने का, ठीक है बच्चे के। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, टू सही है। और स्टेटमेंट इष्टतम मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू assess the upper limit of the examining knowledge and ability, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब जो मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस है बच्चे की, उसको जानने के लिए क्या करते हैं? नॉलेज और ज्ञान को जानना होता है। तो ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक और दो, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, हमें सूची में व्यवहार परक शिक्षण प्रवृत्ताएं और सूची सेकंड में उनके विवरण को इसके सॉरी इसको डिस्कस करते हैं। एक तरफ इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, मैनेजिंग और मॉनिटरिंग, ठीक है। तो अनुदेशन इंस्ट्रक्शन किस में आएगा बताओ? इंस्ट्रक्शन आएगा इसमें अधिगम संवर्धन, थर्ड वाला होगा अधिगम संवर्धन। ये इंस्ट्रक्शन का थर्ड है। अधिगम संवर्धन है तो शिक्षक द्वारा पद्धतियों और क्रियाओं को अनुप्रयोग, ठीक है। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण होता है शाब्दिक, फोर्थ होगा इसका बी का फॉर, शाब्दिक एवं अशाब्दिक रूप में सोच एवं विचारों का संप्रेषण करना, ठीक है। थर्ड है सी प्रबंधन। तो प्रबंधन क्या होगा? प्रबंधन होगा कार्य ए इसका
कार्य संगत क्रियाओं को अधिकाधिक बनाना तथा कार्य असंगत क्रियाओं को न्यूनतम बनाना। ठीक है, वो मैनेजमेंट होता है, मतलब जो काम आने वाली जो चीजें होती है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना, एक्टिव करना और मिनिमाइज करना। ठीक है, ऑप्टिमाइज करना टास्क को। ठीक है, और मॉनिटरिंग में क्या होता है कि समूह व्यवहारों पर गति एवं गतिविधियों पर नजर रखना तथा उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना। ठीक है, वाचिंग ग्रुप, ग्रुप को देखना, बिहेवियर एंड पेस, वाचिंग ग्रुप बिहेवियर एंड पेस एंड रिएक्टिंग क्विकली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट का तो होगा 3, सेकंड का 4, 3 का 1 और डी डी का 2। तो 3 4 1 2, तो किसमें है 3 4, तो ये 3 4 1 2 सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कथन और तर्क वाला, सॉरी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। कथन है इसमें, ये कथन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, उसे कहा जाता है जबकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश और संभावना तलाशने का प्रयास होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, जो इवेल्युएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव व्हेन द इंटेंशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप और पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम। बिल्कुल सही है, जो हमें इवेल्युएशन जो मूल्यांकन का जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश और संभावना तलाशने का प्रयास होता है उसमें। ठीक है, उसका कारण क्या बताया इन्होंने, इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन शिक्षण की अवधि में घटित होता है। बिल्कुल करेक्ट है ये, तो इसका आंसर होगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्या होता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है वो शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश और संभावना तलाशने में प्रयास करता है। यह अनौपचारिक मूल्यांकन होता है और कक्षा में शिक्षण के दौरान घटित होता है ये। ठीक है, यह छात्रों को अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में उनकी प्रगति को लेकर फीडबैक देता है। ठीक है, ये क्या करता है, फीडबैक देता है उनकी प्रगति को, उनकी प्रोग्रेस को लेकर। ठीक है, ये छात्रों की अधिगम त्रुटियां को भी क्या करता है, उजागर करता है। लर्निंग की जो मिस्टेक्स होती है बच्चों की, उनको भी क्या करता है, रिवील करता है ये। क्या ये मूल्यांकन, ये शिक्षक के शिक्षण को क्या करता है, और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, और रिमेडियल जो उपाय होते हैं, मेजर्स होते हैं, उनको भी सुझाने में सहायक होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बढ़िया करने की कोशिश कीजिए आप। शोध की किसी विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न ही वांछनीय। बोल रहा है कि रिसर्च में किसी विधि में जो निराश्रित चर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, उनमें हेरफेर और बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है न ही वांछनीय। तो ये किस तरीके की विधि होती है, ये होती है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड होता है। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि ये घटना के घटित होने के बाद में अथवा घटना के घटित होने के दौरान कार्यान्वयन, ये क्या होती है, इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, ये क्या होता है, सामाजिक विज्ञान और व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। ये वाली विधि किस इनके द्वारा यूज में ली जाती है, ये सामाजिक विज्ञान और प्लस व्यापारिक संस्थाओं में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन,
क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पे बाद में आएंगे क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ रही है इसमें, सॉरी। निम्नलिखित में से उन कथनों को की पहचान कीजिए जो गुणात्मक, कौन से को शोध की, गुणात्मक शोध के प्रतिमान यानी मॉडल की विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं। गुणात्मक शोध में क्या क्या आता है बताओ। गुणात्मक शोध का प्रयोग किस किस के लिए किया जाता है? एक तो मानवीय गुण, ठीक है, उनके व्यवहार, ठीक है, और उनकी अभिवृत्तियां, ये किस में आती है? मानवीय गुणों में आती है, ठीक है। गुणात्मक जो शोध है इनमें कौन कौन से विशेषता हैं? गुणात्मक गुणात्मक शोध की विशेषता, शोध की विशेषताएं, ठीक है। तो पहला इसमें कौन सी होती है? इसमें जो शोधकर्ता होता है, शोधकर्ता पद्धतों के विश्लेषण, ठीक है, के विश्लेषण में गमनात्मक तर्क उपागम का यूज करता है, ठीक है, उपयोग करता है, ठीक है। दूसरे में शब्दों और चित्रों के रूप में होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? शब्दों और चित्रों के रूप में, ठीक है। थर्ड होता है, इसके अंदर क्या होता है कि वास्तविक परिदृश्य दिखाया जाता है, वास्तविक परिदृश्य, ठीक है। और और आंकड़ों का प्रत्यक्ष स्रोत, आंकड़ों का प्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है, इसमें होते हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें जो शोध के जो मॉडल होते हैं वो लचीलापन होता है, उसमें नम्यता होती है, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं? मोड़ सकते हैं शोध को, मतलब क्वालिटी, जो क्वालिटेटिव जो शोध होते हैं, रिसर्च होते हैं, उसकी यही विशेषता होती है कि वो लिबरल्स होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। पिक्चर्स होती है, उसमें क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, रियलिटी होती है, डेटाज होते हैं, ठीक है, डेटा जो हमारे पास डायरेक्ट डेटा होते हैं वो होते हैं। और अगर जो इनपुट्स उसमें क्या करता है, लिए जाते हैं ज़्यादा ज़्यादा, तो जो पॉजिटिव या फिर जो गुणात्मक जो चीज़ें होती है वो सब इसमें ली जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि कम संख्या जो प्रदत्त होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, जो आंकड़े होते हैं उसमें कि कम संख्या तथा कम सांख्यिकीय विश्लेषण पर निर्भर करता है, ठीक है, पर निर्भर। तो ये चीजें किस में आती है? ये सारी चीजें गुणात्मक शोध की विशेषता होती है। अब आते हैं, शोधकर्ता अपने डेट प्रदत्तों का विश्लेषण, प्रदत्त क्या होता है? डेटाज, ठीक है, डेटा का विश्लेषण आगमन रीति से करने की ओर उन्मुख होता है। तो ठीक है, ये तो इसका क्या होगा? ये पहला तो बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था कि आगमनात्मक तर्क से क्या करते हैं? डेटा का विश्लेषण करते हैं। दूसरा था मुख्य शोध परिकल्पना शून्य परिकल्पना के माध्यम से परिलक्षित है। सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय नल, नहीं बिल्कुल सही नहीं है। ये डिडक्टिव, ये क्या गुणात्मक जो शोध है उसके विशेषता है ही नहीं।
डेटा को डेटा शब्दों और चित्रों के रूप में होता है, ठीक है। ये बिल्कुल हमने पढ़ा है कि जो डेटा होता है वो क्या होता है, शब्दों और चित्रों के रूप में होता है। यह वास्तविक परिदृश्य डेटा के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, ये बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है। इसमें यह माना जाता है कि सामाजिक तथ्य एकल वस्तुनिष्ठ चित्रण के रूप में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, सी और डी इसका करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो परिमाणात्मक जो क्वालिटी जो क्वांटिटेटिव जो शोध होते हैं, रिसर्च होते हैं, उनके मॉडल के अंतर्गत क्या होती है, एक तो संभावना, ठीक है, क्या होती है, संभाव्यता, ठीक है। तो संभावना, ये जो संभावना आधारित प्रतिचयन होता है, ठीक है, प्रतिचयन साधारण यादृच प्रतिचयन, दूसरे क्या होता है, साधारण यादृच प्रतिचयन मॉडल होता है, ठीक है। एक मिनट, क्या होता है, सैम्पलिंग, ये सैंपल होता है, ठीक है। संभाव्यता, संभाव्यता प्रतिचयन, प्रतिचयन का मतलब होता है सैंपल, ठीक है। कुछ थोड़ा सा मटेरियल होता है जिसको क्या करते हैं हम सैंपल के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें स्तरित सैंपल होता है, स्तरित विष परिचयन इसमें आता है, परिचयन, प्रतिचयन होता है, सॉरी प्रतिचयन ही होता है। नेक्स्ट आता है व्यवस्थित प्रतिचयन, व्यवस्थित प्रतिचयन, ठीक है। तो ये इसमें आंसर कौन सा होगा, एक तो साधारण, तो एक तो है, दूसरा अनुपातिक नहीं होगा, व्यवस्थित होगा, ठीक है। और एक कौन सा था, अनुपातिक, ठीक है। अनुपातिक भी हमने देखा, एक होगा अनुपातिक प्रतिचयन, लास्ट में आनुपातिक प्रतिचयन भी सैम्पलिंग होता है, वो भी इसमें ही आता है, ठीक है। स्तृत कोई स्ट्रेटिफाई कोई क्या कहते हैं, अनुपातिक कहते हैं, ठीक है। इसको ये करते हैं, ठीक है। तो ए, बी और ई, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते अपन, ये भी टेली वाला ही क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस होती है एक अंतिम जिसके अंतर्गत क्या होती है, एक अंतिम कथन जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध संसूचित किए जाते हैं, ठीक है। पहला का चौथा, तो ए ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ही इसका क्या हो जाएगा, सैंपल, सैंपल रिसर्च कंसेप्ट क्या होता है। तो थर्ड इसका क्या होगा, बड़े समूह के प्रतिनिधित्व तो एक छोटे समूह का गठन करना, ठीक है। रिसर्च टूल क्या होते हैं, रिसर्च टूल होता है कि ऐसी डिवाइस है जिसके प्रयोग द्वारा शोध में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है, संकलन किए जाते हैं। और जो नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण क्या होता है, ये होता है कि यह एक सांख्यिकीय परीक्षण है जिसमें
अजम्पशन के बारे में कोई सॉरी जिसमें पैरामीटर्स के बारे में कोई पूर्व धारणा नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है अपरामितिक परीक्षण। नेक्स्ट चलते हैं अपन, यह है कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। कथन है कि क्रॉस ब्रेक उसे कहते हैं जिसमें आवर्तियां प्रतिशत रूप में आंकड़ों की संख्या की पद्धतों को आंकड़ा कहा जाता है। मैं सरल बोल देता हूँ, सारणीबद्ध प्रस्तुति होती है जिसमें चरों के मध्य संबंध देखने के लिए उनका भागों में विभाजन किया जाता है। मैं आपके सामने एक बोरिंग वाली चीज़ नहीं बोलूँगा दोबारा और कभी नहीं बोलूँगा। आप वीडियो को देखते टाइम एक बार सब्सक्राइब मार दीजिएगा। मैं मानता हूँ एक बोरिंग चीज़ है पर प्लीज़ इसको कर दीजिएगा। और तर्क जो है वो क्या है, श्रेणियों का जो निर्धारण है शोध परिकल्पना के अनुसार किया जाता है। तो क्या ऐसा सही है, बताओ 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 बताओ। क्रॉस ब्रेक किसे कहते हैं, जिसमें आवर्तियां प्रतिशत में आंकड़ों की संख्या की सारणीबद्ध प्रस्तुति, इसमें चरों के मध्य संबंध देखने के लिए उनका भागों में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा आता है श्रेणियों का निर्धारण शोध परिकल्पना के अनुसार किया जाना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। ये भी इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो ए और आर बिल्कुल सही है और आर इसकी सही व्याख्या करता है, तो ए इसकी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, ठीक है, जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षकों के उद्देश्य को पूरा करता है तो ये क्या होता है, ये होता है ये फंक्शनल होता है, ठीक है। शिक्षण जो लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसको प्रभावी प्रभावी और उत्तरोत्तर प्रगतिशील बनाने के लिए कक्षागत शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। जब ये कक्षा के जो कम्युनिकेशन, ये क्या होता है, कक्षा के कम्युनिकेशन के अनुसार होता है और ये फंक्शनल होता है, कार्यरत कार्यात्मक होता है। ये शिक्षक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के साथ क्या करता है, विद्यार्थियों से संप्रेषण करता है, ठीक है। विद्यार्थी से क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, जिससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, फंक्शनल रूप से सही हो जाता है, ठीक है। तो जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है तो यह क्या कहलाता है, फंक्शनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के लिए किसे मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जा सकता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। कौन कौन से होंगे, इनअटेंटिव अवरोधक, ठीक है, और लिखित पर अधिक भरोसा ये भी अवरोधक है, और लिमिटेड रिटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क और कथन का, ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन का ये है क्वेश्चन। संप्रेषण में मानवीय पक्ष विद्यार्थियों को सहभागी बनाता है, ठीक है, और बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन होता है क्या होता है, मानवीय पक्ष विद्यार्थियों को, बिल्कुल। प्रौद्योगिकी संचालित कक्षीय परिवेश में अध्यापक की कम्युनिकेशन भूमिका द्वितीयक होती है, नहीं प्राथमिक होती है, द्वितीयक नहीं होती, ठीक है। क्या होती है,
जो शिक्षक की जो गतिविधियां होती है वो क्या होती है, बराबर की उसमें भागीदारी होती है टीचर की भी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। फिर ये डेली वाला क्वेश्चन है। वर्टिकल कम्युनिकेशन के प्रकार, वर्टिकल है वो क्या हो गए, वर्टिकल ऐसे सीधा होता है, ठीक है, खड़ा, नीचे से ऊपर, तो क्या होगा, टॉप टू डाउन, ठीक है। वर्टिकल ऐसे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो फर्स्ट का थ्री, तो सी इसका करेक्ट आंसर यही से हो जाएगा। हॉरिजेंटल क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा अभिविन्यास, ठीक है। रूमर ओरिएंटेशन होगा। सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर होता है फीडबैक, ऐसे बिल्कुल वापस आ जाना, ठीक है। कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वही वापस आ जाना होगा, वही क्या होगा, फीडबैक, ठीक है। और ट्रांजेक्शनल क्रियाविधि क्या होती है, इंटरपर्सनल, बीच बीच में क्या करना, फीडबैक लेते रहना, वो क्या होती है, इंट्रा पर्सनल या फिर ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। फिर ये कथन वाला क्वेश्चन है। अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुज्ञात्मक संप्रेषण का अर्थ उसके द्वारा दी गई सूचना के प्रारूप को विद्यार्थियों के लिए स्वीकार्य बनाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यदि यह संस्थानिक स्तर पर होता है तो इसके पीछे छवि निर्माण का प्रयोजन होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ए और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये भी कथन, ये भी कथन स्टेटमेंट दिए गए दो। समग्र ज्ञान एक प्रकार का कलेक्शन है, ठीक है, रिकलेक्शन होता है। समग्र ज्ञान एक प्रकार का रिकलेक्शन होता है। ये कुछ हद तक सही है, ये कुछ हद तक सही है, बिल्कुल ठीक है। सभी मनुष्य स्वभाव से ही बोध चाहते हैं, ज्ञान तो सभी चाहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही। तो ए और दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ये भी कथन और कथन दिए गए, इसमें भी दो। अंतःकरण, एक मिनट, अंतःकरण में झांकता हूं तो हमेशा एक या दूसरी अवधारणा से टकरा जाता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। जब मैं, शुरू यहाँ से होता है, जब मैं अंतःकरण में झांकता हूं तो हमेशा, एक मिनट, हमेशा अवधारणा से टकरा जाता हूं, मैं कभी भी स्वयं को पकड़ नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल सही है। आत्मा सभी प्रकार के ज्ञान की तार्किक पूर्व मान्यता होती है। आत्मा सभी ज्ञान की, सभी प्रकार के ज्ञान की पूर्व मान्यता होती है, इसलिए इसके संदर्भ में पदार्थ और व्यक्ति की अवधारणा इस तरह लागू नहीं की जा सकती। तो ए और दो दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर से, कथन दिए गए हैं दो। पहला कथन है कि विभिन्न समुदायों का अस्तित्व एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, किंतु संयुक्त रूप से किसी प्रकार वे किसी समाज के सामुदायिक जीवन की संकल्पना प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही कुछ स्टेटमेंट है। पृथ्वी का अस्तित्व या तो किसी अज्ञात संयोग का प्रतिफल है, अथवा यह किसी आंतरिक आवश्यकता या किसी बाह्य कारक के कारण, बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर है। तो ए और दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची है ये भी। निर्वाण किसको कहेंगे, निर्वाण, निर्वाण कौन से धर्म में, ये बौद्ध धर्म में निर्वाण।
निश्चय निश्चय उपनिषदों में होगा, उपवर्ग जैनधर्म में, और मोक्ष सांख्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निगमनात्मक प्रक्रिया प्रोसेस फ्रॉम क्या होती है? निगमनात्मक और आगमनात्मक। तो ये होगी यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। ठीक है, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर ये चीजें होती है। ठीक है, और निगमनात्मक जो होती है वो होती है पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ये फिर से असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो पहला जो असर्शन क्या है बताइए? मशीन लर्निंग में अच्छी गुणवत्ता, एक मिनट, मशीन लर्निंग में अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है ताकि एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण हो सके। ये बिल्कुल सही है। क्या होता है इसमें? पर्याप्त डाटा होना जरूरी होता है। सही वर्गीकरण के लिए अच्छा गुणवत्ता वाला डेटा जो शोर से मुक्त हो तथा पर्याप्त डेटा एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए अपेक्षित। बिल्कुल सही है। तो इसमें भी ए और आर दोनों सही है और आर इसकी सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट चलते अपन, वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा साइबर वेंटिंग। वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने का वेबसाइट वेंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर ये कथन और तर्क है। नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषण होने की अधिक संभावना होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, क्या कारण है इसका? क्योंकि नदियाँ क्या है कि बहती रहती है और झीलें स्थायी होती है, तो उनका जमाव होता है जो प्रदूषण का, वो एक जगह ही रहता है। नदियों में क्या होता है, प्रवाह के कारण वो आगे बह जाता है। झीलों के जल को प्रतिस्थापित होने में 10 को लगे थे। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ए और आर बिल्कुल सही है और आर इसकी करेक्ट व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्मल रिएक्टर में निम्नलिखित न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो कौन उत्पन्न करता है ऊर्जा? यूरेनियम 35U ये करता है, 33 करता है और 39। तो ए बी ई, ए बी और ई, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड इन डेसिबल विथ रेफरेंस टू ए स्टैंडर्ड साउंड इंटेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पिकोवाट प्रति 1 पिकोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रदूषित शहरी क्षेत्र में फोटोकेमिकल धूम कोहरे में निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम सांद्रता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्चतम सांद्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी डेली वाला क्वेश्चन है। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किससे है? वो ओजोन से हुआ। ठीक है, मॉन्ट्रियल ओजोन से, और ओजोन जो शरण है उसको कम करने से रिलेटेड है। पेरिस एग्रीमेंट है वो किससे है? वो उत्सर्जन कम कर वांछनीय राष्ट्रीय निर्धारित योगदान। तो इसका 4 होगा। जलवायु कार्य योजना समेकित जल संसाधन क्योटो प्रोटोकॉल किससे है? इमिशन से। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल इमिशन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। चीन के विद्वान ई चिंग और जुआंग जेन ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में दौरा किया। तो कब किया था उन्होंने दौरा? उन्होंने 7वीं सेंचुरी में दौरा किया था। ठीक है, इंडिया घूमे थे वो। नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने
किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामलों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाए? तो ये 1952 में ये की गई थी केंद्र सरकार ने। लोक विधियों से केंद्र विश्वविद्यालय मतलब जो पब्लिक फंड होते हैं, ठीक है, उनको केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय तथा हायर एजुकेशन संस्थानों को सहायता ग्रांट देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर से स्टेटमेंट दिए गए तो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा B2 के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, इस अधिनियम के द्वारा क्या की जाती है? विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मान्यत विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता वाले 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन से तनाव देखे गए हैं? तो कौन से तनाव देखे गए हैं बताइए। एक तो होगा इसमें ये वैश्विक और स्थानिक तनाव, दूसरा होगा इसमें पारंपरिक और आधुनिक तनाव, तीसरा होगा इसमें आध्यात्मिक भौतिक तनाव। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो इसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है, फिर ये टेली वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है। तो इसको इस तरीके से, तो एनवायरमेंटल जो अवेयरनेस है वो किस में आएगी? एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल नॉलेज, एनवायरमेंटल एटीट्यूड और एनवायरमेंटल स्किल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? जो इन्वायरमेंटल जो अवेयरनेस है वो कुल पर्यावरण के लिए संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना। थर्ड इसमें ए में थर्ड आएगा। ठीक है, और नॉलेज क्या होता है? पर्यावरण और इससे जुड़ी समस्याओं में अनुभव की विविधता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूह तथा व्यक्तियों की पहचान करना। तो फोर्थ इसका होगा पर्यावरण दृष्टिकोण। ये क्या होता है? पर्यावरण के लिए मूल्यों के सेट को प्राप्त करना, जो सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। और स्किल क्या होता है? एनवायरमेंट स्किल पर्यावरणीय समस्या को पहचानने और समाधान निकालने के लिए सामाजिक समूह और व्यक्तियों की सहायता करना। तो वन इसका होगा। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप देख लीजिएगा। और यहीं पे अपन क्या करते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और एंड के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बोरिंग चीज़ बार बार कहता हूँ, आप एक बार कर लीजिएगा, बार बार नहीं करूँगा मैं। धन्यवाद दोस्तों।